हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, हम एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसका नाम है विजय सीरीज़। इस सीरीज़ में हम आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे और आपकी जो ये प्रैक्टिस सेट में जो ये क्वेश्चन रखे हैं हमने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन क्वेश्चनों के करने से आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके एग्ज़ाम में। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर ही आप ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक से भी देख सकते हैं या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र। तो यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला यहाँ पर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, यहाँ से आप लिख के इसमें एल से एल अपॉन डेल्टा एल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वहाँ पर एफ अपॉन ए के लिए आप दोनों की जो उनका यूनिट होता है उससे इन दोनों की आप यूनिट रखेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक भुजा वाले घन के केंद्र पर क्यू आवेश रखा है तो इसके किसी एक पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन उनको सीधे याद कर लिया करो। ऐसे कर लिया करो कि क्या होता है कि किसी घन या घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो इसने पूछा है एक भुजा वाले घन के केंद्र पर, तो इसके एक पृष्ठ से पूछा है। तो आप ये ध्यान रख लिया करो कि इसके 6 पृष्ठ होते हैं। तो इसमें से जो आवेश होता है उसका जो विद्युत फ्लक्स होता है टोटल होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसके 6 पृष्ठ हैं तो इसको 6 पृष्ठों में बांट दीजिए। तो एक पृष्ठ से जो निकलने वाला होगा वो होगा क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये सीधे सीधे यहाँ से आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे डायमेंशन के, मैंने आपको वहीं बताया था कि ये जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर शायद 24 to 25 क्वेश्चन कराए थे यूनिट एंड डायमेंशन में। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि ये मैं जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ बताया था कि इसकी विमा है वो प्रकाश के वेग c के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो इसका जो मान होगा, जो इसकी जो यूनिट होगी, जो डायमेंशन होगी, वो हो जाएगी एल टी की पावर -1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नियत धारिता के लिए प्रतीक। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन अभी कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये धारिता के लिए जो कैपेसिटेंस होता है उसका जो सिंबल होता है वही नियत धारिता के लिए प्रतीक होता है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो AC व DC के लिए मैंने यहाँ दोनों पर AC व DC दोनों के लिए दिखाया है। तो यहाँ पर होता है परावर्ती धारा का प्रतीक क्या होता है। तो परावर्ती धारा का जो प्रतीक होता है, जो ऑप्शन नंबर ये है, ये हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा मैंने अभी बताया था कैपेसिटेंस के लिए, और ये हमारे गेटों के लिए हैं। ये दोनों जो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं ये गेट से आते हैं। लेकिन AC के लिए इसमें एक एरो होता है तथा DC के लिए इसमें 2 एरोज होते हैं। आप इस बात को यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कौन से सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है। और एक और बात यहाँ इम्पोर्टेंट है, जो प्राथमिक सेल होते हैं इन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते। अगर ये एक बार ये डिस्चार्ज हो जाएं तो आप इन्हें चार्ज नहीं कर सकते। जबकि जो द्वितीयक सेल होते हैं उनमें ये फ़ायदा होता है या ये व्यवस्था होती है कि आप उन्हें दोबारा से रिचार्ज करके उन्हें यूज में ले सकते हो। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आगे अगले क्वेश्चन की बात करें कि विद्युत वाहक बल वह है जो परपथ में नियत बनाए रखता है। यानी कि विद्युत बल के द्वारा जो क्या कार्य होता है जिससे वो परपथ में क्या चीज़ जो है नियत रहती है। विद्युत वाहक बल क्या करता है, विभवांतर को नियत बनाए रखता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत वाहक बल द्वारा परपथ में विभवांतर नियत रहता है। अगला क्वेश्चन देखें। मैंने ये क्वेश्चन जो रखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं धारा वाले पार्ट से। जो
तो ये क्वेश्चन है, ए तथा बी कोई दो बिंदु हैं या कोई भी एक तार का पार्ट है, उसके दो पॉइंट्स हैं ए तथा बी, उनके बीच में आपने कोई 20 वोल्ट की कोई बैटरी लगा दी है, तो उसके बीच में विभवांतर पूछा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। इसका जो आंसर है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। चलो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य के बराबर हो तो सत्य है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि इसने क्या है, जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको बाह्य प्रतिरोध के बराबर, इसने ये कंडीशन रखी है, यदि हम मान लें कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा बाह्य प्रतिरोध बराबर है, यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया इसका फॉर्मूला ई इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो वी का यहाँ से वैल्यू में देखा तो v इक्वल टू आई आर होता है, आर हमने आर के बराबर रखा है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू रखेंगे अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा e इक्वल टू 2v के बराबर। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर v है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये कोई परपथ दिया गया है जिसमें जो है एक आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम का जुड़ा हुआ है तथा बैटरी जुड़ी हुई है 10 वोल्ट की। तो इसने क्या है, R बराबर 0 दिया है, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध इसने जो दिया है उसका मान 0 दिया है। अगर ऐसा हो तो 10 वोल्ट विद्युत वाहकबल वाली बैटरी होगी, उसकी क्षमता पूछी है इसने। तो यहाँ पर इसके लिए क्षमता का जो ट्रिक होता है या सीधा फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू वी अपॉन ई इंटू 100%। तो यहाँ पर अपन क्या है, यहाँ से देखेंगे अगर R बराबर 0 हो तो R यहाँ पर रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो E इक्वल टू वी, यानी कि E का मान विद्युत जो B के बराबर आ जाएगा, तो B अपॉन B रखेंगे, तो यहाँ से P इक्वल टू 100%, यानी कि जो क्षमता आने वाली है, अगर R बराबर 0 दिया हो, अगर आंतरिक प्रतिरोध 0 दिया हो, तो यहाँ पर जो क्षमता आती है उसका मान आता है 100%। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, यानी कि आदर्श वोल्ट मीटर या आदर्श एमीटर, ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है, आदर्श वोल्ट मीटर अगर आपके लिए आ जाए, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, आदर्श वोल्ट मीटर के लिए जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको आदर्श वोल्ट मीटर में जो प्रतिरोध होता है वो चाहिए आपको अनंत, तथा धारा का मान चाहिए आपको 0। अब ये धारा का मान 0 क्योंकि जो प्रतिरोध है वो आपको मैक्सिमम चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध रखते हैं वो अनंत रखते हैं, जिससे आर मैक्स प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए। तो इसमें कंडीशंस दी हुई हैं कि समांतर क्रम, निम्न प्रतिरोध, श्रेणी क्रम, उच्च प्रतिरोध, समांतर क्रम, उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम, निम्न प्रतिरोध। तो मैंने आपको बताया था कि आर जो शुड है, आर शुड भी मैक्सिमम, यानी कि जो आर का मान है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम आप कब रख सकते हैं उसको, जब आप उसको जो उच्च प्रतिरोध को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ें तो वहाँ से आपको मैक्सिमम मान प्राप्त होगा प्रतिरोध का। तो यहाँ से वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपके लिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का है, यदि वोल्ट मीटर के स्थान पर आपको एमीटर का प्रयोग करना है, यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर को आपको कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो एमीटर के साथ क्या जोड़ना चाहिए, तो एमीटर के साथ आपको श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से इसका आंसर जाएगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, मैंने ये धाराओं के बीजगणितीय योग से रखा है। जो धारा का प्रथम नियम होता है, आने वाली धाराओं का मान, जो बीजगणितीय योग होता है वो जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के कुल टोटल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो जाने वाली धाराएं हैं वो 4 ओम, यानी कि 2 और 2 इधर जा रही हैं, और जो आने वाली धाराएं यानी कि इधर उधर दोनों को देखें तो यहाँ पर आई इनकमिंग इक्वल टू आई आउट गोइंग। तो यहाँ पर ये किसी एक दिशा को आप मान लेंगे कि ये एक दिशा को मान लेंगे, इसके लिए मानक दिशा मान लेंगे, वहाँ से आप इसको मानक दिशा मानकर एक दिशा को इसके जो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों की वैल्यू रख के, तो यहाँ पर आपके पास जो धारा का मान आने वाला है वो आने वाला है 2 एम्पियर। ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ इसको क्वेश्चन को आप ऐसे भी इसमें एक मानक दिशा मान सकते हैं आप दोनों के लिए। जैसा ये क्वेश्चन फर्स्ट कराया है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को वो कुछ आपके लिए जटिल बनाना चाहेगा तो वो इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, लेकिन ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक दिशा को मानक दिशा माने तो यहाँ पर देख लेंगे 4 एम्पियर
मूल बिंदु की तरफ आ रही है, इधर से 4 एम्पियर मूल बिंदु की तरफ आ रही है, लेकिन जो 5 एम्पियर और 3 एम्पियर की जो धाराएं हैं वो मूल बिंदु से दूर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर आप इनको सॉल्व करेंगे तो इसने पूछा है ये यहाँ से इसने एक स्लोप बना के जो आई का मान है वो इस जगह पर पूछा है। यहाँ पर ये पॉइंट से दर्शाया है, मैंने यहाँ दिखाया नहीं है। यहाँ पर ये कोई पॉइंट मान लो ए है, तो यहाँ पर इसने पूछा है, तो इसकी दूरी इसका जो मान होगा 1 एम्पियर, लेकिन ये कहाँ से एक्स से दूर की तरफ है, यानी कि एक्स से दूर है। तो ये यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है अनंत लंबे तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें सबसे पहले क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो लिखिए, μ0/4 I अपॉन r और साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2। यहाँ से अगर आप अनंत दूरी के लिए जो लेंथ लेने वाले हैं तो l का मान यहाँ पर आपके पास आने वाला है इनफाइनाइट, तो θ1 इक्वल टू θ2 यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। θ1 तथा θ2 दोनों का मान आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। अगर आप यहाँ से दोनों में रखेंगे तो साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इन दोनों का मान हो जाएगा 2, और 2 से आप 4 को काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबे तार के लिए, तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, सीधा अगर रख सकते हो तो इसका मान आता है v इक्वल टू μ0I अपॉन 2πr। तो ये कई बार वो परनालिका के लिए पूछ लेता है, अनंत लंबे तार के लिए पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा चांसेज होता है कि वो अनंत लंबे तार के लिए पूछे, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट सीधे सीधे याद भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको वहाँ भी बताया था, तो आप वहाँ जा कर के ये देख सकते हो। तो चुंबकीय सामर्थ्य का मात्रक होता है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब जो आने वाला क्वेश्चन है ऑप्टिक्स में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसने थीटा का मान दिया है और वहाँ से आपसे वो प्रतिबिंबों को, आपने मान लो कोई भी 2 दर्पण रखे हुए हैं, उनके बीच में उसने कोई थीटा रख दिया, यानी कि उसने दोनों दर्पणों के बीच में कोई थीटा एंगल पर दोनों को सेट किया हुआ है, और उसने वो वहाँ से पूछ रहा है कि उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो इसका भी कंसेप्ट देख लो। इसमें क्या होता है कि n जो होता है वो 360 अपॉन थीटा, आपको क्या करना है, जो थीटा है उसको 360 से भाग देना है। अब जो आपका जो मान आए, अगर वो सम आए, यानी कि जो मान आए आपके पास 360 से डिवाइड करने के बाद थीटा को अगर सम आए, तो आप प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें से 1 घटा दीजिए, तो आपके पास जो एक्चुअल प्रतिबिंब होंगे उनका मान आ जाएगा। लेकिन अगर विषम आए तो वही उसकी वैल्यू होगी जो आपके थीटा से डिवाइड करने के बाद आई है। तो यहाँ पर हमने इसने रखा है इसको 30 डिग्री एंगल पे, तो हमने 360 को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 12। लेकिन 12 क्या है, एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर 12 इवन नंबर है, तो इसमें से हम 1 लेस करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है प्रतिबिंबों का वो आता है 11 प्रतिबिंब। तो यहाँ से ऑप्शन अगर आप उसमें 11 दिया होगा तो आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास प्रतिबिंबों की संख्या आने वाली है, वो आने वाली है 11। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक छोटा काल्पनिक व सीधा प्रतिबिंब, यानी कि जो प्रतिबिंब का जो आकार है, जो साइज है वो छोटा हो और कैसा हो, काल्पनिक हो तथा सीधा हो, तो किसके द्वारा बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उसका आकार वहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक छोटा और काल्पनिक व सीधा एक उत्तल दर्पण के द्वारा जो है इमेज आपको प्राप्त हो सकती है। अगर वहाँ पर उत्तल दर्पण दिया होगा तो आपका उत्तल दर्पण वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही कथन क्या है, और वो पूछ रहा है समतापीय प्रक्रम के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आदर्श गैस समीकरण है वो रखना है, PV इक्वल टू nRT। वहाँ से आपको जो T जो है टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट कर देना है, N तथा R दोनों कांस्टेंट होते हैं पहले से ही, तो आपके पास आ जाएगा PV इक्वल टू कांस्टेंट। अब PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है तो आप यहाँ से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आप इन दोनों को आपस में करके कर भी सकते हो, दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करके। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर V है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पर जो आपके दोनों ऑप्शन है B तथा C दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर D, V एंड C। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर करता है। इसने पूछा है क्या जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है, तो आपका जो ऑप्शन आंसर है वो हो जाएगा नहीं।
वो क्यों नहीं, आपने कोई भी जैसे आपने कोई भी रे है वो डाली किसी माध्यम पर, तो वो जैसे ही आपतित होती है और उसके बाद जो अपवर्तित होती है, तो जो आपतन कोण होता है वो उस पर निर्भर नहीं करती है, चाहे आपतन कोण कितना भी हो। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा कि आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, तो आंसर आपका नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक ताप के बढ़ने पर घटता है। तो इसने पूछा है क्या ये कथन सत्य है कि अपवर्तनांक का मान होता है कि वो ताप के बढ़ने पर घटता है। तो आपका यहाँ से आंसर जाएगा कि हाँ, कि अपवर्तनांक का जो मान होता है वो ताप के बढ़ने पर घटता है। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस लेंथ के अवतल दर्पण को आपने जल में डुबाने पर फोकस दूरी क्या होगी। तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि जो अवतल दर्पण होता है, ये दर्पण होते हैं, आप उन्हें किसी भी द्रव में डुबाइए, किसी भी अपवर्तनांक के या आप उसका कोई भी अपवर्तनांक को आप उसको डुबाइए, तो जो उसकी फोकस दूरी होती है वो चेंज नहीं होती है। जबकि लेंसों में ऐसा होता है, अगर आप लेंस को उसके ज़्यादा में डुबाओगे तो आपको जो प्रतिबिंब में ये जो उसकी फोकस दूरी है, जो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, उसकी फोकस लेंथ वहाँ से चेंज हो जाएगी। लेकिन दर्पणों में ऐसा नहीं होता, तो उसकी जो फोकस दूरी है वो सेम बनी रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आंसर जाएगा आपका F=10 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें नो चेंज। अगला क्वेश्चन है, पानी में बने बुलबुले किस लेंस का कार्य करते हैं। यानी कि अगर पानी में कोई भी बुलबुला है वो वहाँ पर किस प्रकार के लेंस का कार्य करता है। तो वहाँ पर वो कार्य करता है अवतल लेंस का। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लेंसों का संयोजन, प्रिज्म का संयोजन किन किन की तरह कार्य करता है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और अगर आपसे नहीं होता है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, इसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप कह सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट था। आप इसमें देखिए कि आप कितने मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।